ये है सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की आईआईटी कानपुर से और आगे चल के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को ज्वाइन किया। कुछ सालों में वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन जाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोदेरमा झारखंड के, जिसमें वो मैनेज करते थे औरंगाबाद बड़ा चुट्टी सेक्शन को, जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पार्ट था। उस समय सत्येंद्र ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक खत लिखा और एक्सपोज किया करप्शन NHAI प्रोजेक्ट में। प्रधानमंत्री महोदय, मैं अहम तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। हालांकि NHAI सड़क निर्माण के ठेके देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी बोली की बात कर रही है, ताकि सबसे योग्य ठेका कंपनियों को काम सौंपा जाए, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। ऐसा देखा जा रहा है कि बड़े ठेकेदार कई मामलों में ठेके के बड़े प्रोजेक्ट ऐसे छोटे ठेकेदारों को दे रहे हैं जो ये बड़े काम कराने में बिल्कुल असमर्थ हैं। कई मामलों में तो 40 करोड़ तक के ठेके छोटे ठेकेदारों को सौंप दिए गए और काम शुरू होने के कुछ ही सप्ताह के भीतर नियमों की अनदेखी करते हुए उन्हें भुगतान भी कर दिया गया। देश की इतनी अहम योजना हर स्तर पर एक बड़ी लूट का जरिया बन चुकी है। मैंने अपने स्तर से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं रहा। लाचार होकर मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरी पहचान गुप्त रखी जाए। जिस वजह से उन्हें इंडियाज़ फर्स्ट विसल ब्लोअर भी बोला जाता है, लेकिन सत्येंद्र का नाम उस खत से लीक हो जाता है। सत्ताईस नवंबर 2003 दुबे वापस आ रहे थे शादी से, जो कि वाराणसी में थी। वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। सुबह के 3 बजे वो गया के रेलवे स्टेशन पहुंचे और देखा कि उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। दुबे ने डिसाइड किया कि वो रिक्शा से घर जाएंगे। जब वो घर नहीं पहुंचे, उनके ड्राइवर उन्हें ढूंढने निकल गए और उनको सत्येंद्र की डेड बॉडी रोड साइड पर मिली। And we took the statement of all these men who were posted in the office also. When I came back to the police station, there I filed the FIR and then we took the body and killed it. A dream project, a dedicated man, a death that shook the nation. Satyendra Dubey was cremated at the same football ground he had played in. More than 1,000 mourners were inconsolable. इसके बाद इस केस पर CBI की इंक्वायरी हुई और देश में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। 22 मार्च 2010 पटना कोर्ट ने 3 लोगों को एक्यूज्ड बताया, मन्नू कुमार, उदय कुमार और पिंकू रविदास, सत्येंद्र दुबे की हत्या के लिए। छापा मारा और घर से उठा लिया और क्या तो 1:30 बजे के लगभग कौन था, CBI था या कौन था, हम लोग को मालूम नहीं आया। और हमारे घर से उठाकर हम लोग को जोर जबरदस्ती से हमारे माँ बाप भी चिल्लाने लगे, तो पर भी उन लोग उठा करके ले गए बोध गया और वहाँ पूछ मात हम लोग से। तो हम लोग बोले सर इस सब केस में हम लोग नहीं है, हम लोग तो गलत करते थे, ठीक है, लेकिन छोटा मोटी इस सब में हम लोग नहीं है, बिल्कुल बेकसूर है। तो उन लोग की नहीं, तुम लोग का गछे पड़ेगा, तुम ही लोग हो। और छोटा मोटा करता था, लेकिन ये हाथी में हम लोग का हाथ नहीं है। मर्डर क्या करेंगे? अरे गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला, मर्डर काहे के लिए करेगा? जो उसका कस्टडी में जो लिखवा ले या जो लिख दे, हम लोग इसमें क्या करें? अगर हम लोग निर्दोष, हम लोग कुछ नहीं किया। नहीं जानते हैं, आज आप जानते हैं, जब पेपर मीडिया उसके बाद है, आप जानते हैं। इस केस के 11 साल बाद गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट बिल पास करती है अंडर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, जिससे विसल ब्लोअर को अलाउड नहीं है कि वो रिवील कर पाए डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एक्ट ऑफ करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर और क्रिमिनल एक्टिविटी। इस केस ने इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे काफी सवाल खड़े कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में स्ट्रक्चर सिविल सर्विस की शुरुआत की। रेगुलेशन एक्ट 1772 ने भारत को ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी से इंट्रोड्यूस किया। कलेक्टर की पोस्ट पे नेटिव यूरोपियंस होल्ड करते थे और उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्हें परमानेंट ऑफिसर डिक्लेयर कर दिया था विद फिक्स सैलरी, पर इंडियंस को टॉप पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जाता था। 1833 में चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। Now a native of the said territories or any natural born subject of His Majesty residing therein shall be disqualified from holding any place, office,
or employment under said company solely on account of his religion, place of birth, descent, or color. जिससे इंडियंस को राइट मिला कि वो टॉप पोजीशंस होल्ड कर पाए, पर ये सब सिर्फ एक दिखावा था। 1853 में लॉर्ड मैकॉले ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू सिविल सर्विस में रिक्रूट करने का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल था। 1922 तक इंडियन सिविल सर्विस की एग्जाम सिर्फ इंग्लैंड में होती थी, फिर इसे भारत में शुरू किया गया। 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली ICS की परीक्षा आयोजित की। UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए। UPSC सेंट्रल और स्टेट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराती है IAS, IPS, IFS, IRS जैसी पोस्ट पे रिक्रूट करने के लिए। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की फॉलो होती है, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: यूनियन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। यूनियन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में PMO जो कि हेड करते हैं प्रधानमंत्री, फिर आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीज जो असिस्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, फिर आते हैं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जिसमें हर डिपार्टमेंट में एक मिनिस्टर होता है और उन्हें सपोर्ट करते हैं सेक्रेटरीज और सीनियर ऑफिसर्स। फिर आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS, IFS। स्टेट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी भी सिमिलर रहती है यूनियन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी की तरह, जिसे CM हेड करते हैं पॉलिसी मेकिंग में और उनके अंडर स्टेट सेक्रेटरीज, स्टेट सिविल सर्विस आते हैं। अंत में आते हैं लोकल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। हर डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर्स और इनके अंडर आती है म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत। इतनी बड़ी हायरार्की की वजह से टॉप लेवल ऑफिसर्स को बहुत सारे पावर्स मिलते हैं और उनका सही और गलत फायदा उठाया जाता है। और जिस एनोनिमस लेटर की वो बात कर रहे हैं वो उन्हें उसी खास दोस्त की पत्नी ने भेजा था जो संयोग से उनकी पूर्व प्रेमिका भी रह चुकी है। जैसे कि ये है पूजा सिंघल, जिन्होंने 21 साल की उम्र में IAS ज्वाइन किया और इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल ऑफिसर्स बनी। साल 2000 में जब वो SDO थी अरीजाबाद में, उन्होंने अपनी टीम के साथ रेड की जहां सरकारी बुक्स इलीगली बेची जा रही थी, जिसके वजह से उनकी बहुत तारीफ हुई और प्रमोशंस भी हुई। इस बीच उनके कनेक्शन झारखंड मिनिस्ट्री के साथ भी हुए। अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। 5 मई 2022 ED ने पूजा के घर, उनके हस्बैंड अभिषेक झा के हॉस्पिटल पर और उनके CA सुमन कुमार के घर पर रेड मारी, जहां से ED को CA सुमन कुमार के घर से 18 करोड़ मिले और पूजा की 82 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टी के पेपर्स, जिसके बाद पूजा को सस्पेंड और अरेस्ट कर दिया गया। ऐसा ही कुछ आसाम में हुआ जहां 21 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया कैश फॉर जॉब स्कैम में। 2010 की एक रिपोर्ट ने एक सर्वे किया जहां पे उन्होंने 1 से 10 की स्केल पे एशिया की ब्यूरोक्रेसी को रैंक किया, जहां पे 10 वर्स्ट स्कोर था। वहां पे इंडिया का स्कोर 9.41 था। इस रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल है और स्ट्रॉन्ग लिंक है ब्यूरोक्रेसी और करप्शन में, और ब्यूरोक्रेट्स काफी सेल्फिश है। 2021 में बाराक ओबामा ने कहा था, Despite its genuine economic progress, though, India remained a chaotic and impoverished place, largely divided by religion and caste, captive to the whims of corrupt local officials and power brokers, hamstrung by a parochial bureaucracy that was resistant to change. Governments come and go, bureaucrats stay. They've been called the silent workers of India. They've also been called the roadblocks in India's growth. Middle-class Indians aspire for their jobs and also complain about the lack of their accountability. It is said that Babus are resident permanent opposition in India to every ruling party. They stay. If policy making is the domain of politicians, implementation is impossible without the bureaucrats. Reforms must follow words. इसे सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव लाए, जैसे कि मिशन कर्मयोगी। Under Mission Karmayogi, centers, states and the union territories are making and implementing
capacity building plans for civil servants. E-Samiksha, E-Office, Centralized Public Grievances Readdress and Monitoring System, National E-Governance Service Delivery Assistant। ऐसे इनिशिएटिव डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हेल्प करते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन में। प्रॉपर सर्विस पहुंचे लोगों तक, डेवलपमेंट प्लानिंग करी प्रॉपर मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन के साथ। पर इंडियन ब्यूरोक्रेसी को कंपेयर किया जाए बाकी देशों की ब्यूरोक्रेसी के साथ, जैसे कि ब्रिटिश, तो इसमें काफी फर्क है। इंडिया में एग्जाम के थ्रू IAS बन जाते हैं और ब्रिटिश में मेरिट के बेस पे सीनियर सिविल सर्विसेज को चुना जाता है, जहाँ पे वो जूनियर सिविल सर्वेंट से स्टार्ट करते हैं और प्रमोट होके SCS बन जाते हैं और हर प्रमोशन में उनका असेसमेंट होता है। ब्रिटिश में 5000 SCS होते हैं 6.6 करोड़ पॉपुलेशन के लिए, और इंडिया में 5000 IAS ऑफिसर्स होते हैं 130 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन IAS पे कितना वर्कलोड होता है। सक्सेस रेट ब्रिटिश में भी ज्यादा है, एज 1000 पोस्ट के लिए 30,000 एप्लीकेंट रहते हैं, और इंडिया में हर साल 9 से 10 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं UPSC एग्जाम के लिए, सिर्फ 1000 पोस्ट के लिए। देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है, देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज़ पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया। Try to differentiate between the good politicization and the bad politicization. The good politicization is where bureaucrats understand the aims of the independent government of India, where the emphasis is on creating a welfare state and tailor their performance accordingly. The other kind of politicization is actually what should be described as psychophantasy, where you butter up your master so that you get the good things of life. The bureaucrat really has to serve the political master. And naturally, whoever may be the political master, it becomes his duty to serve that person faithfully. It is generally said that administration has got to be neutral. It is neutral where it comes to the question of non-discrimination between the various what you call interests in a society or the various individuals, groups or communities of the society. But where the major end of the state is concerned, administration can never be neutral. Those who were too eager to get into what you call, as I call it, the iron triangle, in which you see the businessman is one arm, the bureaucracy is another arm, and the politician is another arm. And if you get into this particular triangle, you're trapped. Now, this is what we have got to avoid. And I would say that the bureaucracy and the politicians both will have to learn the lessons and have got to see that they will not be able to last if this sort of an unhealthy triangle is formed. This is not a golden triangle. This is a horrible iron triangle. As I told you, a bureaucrat is a tool. He can be used for good things, he can be used for bad things. The responsibility is with the politician, under whom the bureaucrat has to work. So why not pin the blame where it belongs? There can be good politics and bad politics. There are good politicians and bad politicians. And to an extent, the bureaucrat has to consult his conscience. He knows what the rules and regulations are, what the law of the land is, what the Constitution declares. And when he realizes at any point of time that the instruction given to him goes outside the purview of the Constitution, outside the purview of the laws, outside the purview of the rules and regulations, it is his business to stand up and tell the politician where he gets off. इन दी प्योरेस्ट फॉर्म ब्यूरोक्रेसी बनी है निष्पक्ष रहने के लिए, ताकि ब्यूरोक्रेट्स का कोई पॉलिटिकल एजेंडा ना रहे। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक सिविल सर्वेंट लॉयल और कमिटेड रहना चाहिए देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ।